नमस्कार साथियों, बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए पॉलिटी स्पेशल की पहली क्लास में आपका स्वागत है। और यह कक्षा पीआरटी पॉलिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा चीज़, जो 6 से 8 और 9 से 10 के अभ्यर्थी हैं जिनका पॉलिटी एज ए सब्जेक्ट है, तो उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण होने वाला है। और साथ में जो पीजीटी में कुछ प्रश्न पॉलिटी के आते हैं, तो वहाँ से भी ये क्लासेज जो है महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आइए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का संवैधानिक विकास हम 2 चरणों में देखते हैं। और पहला जो चरण होता है वो कंपनी के शासन के अंतर्गत देखा जाता है। तो कंपनी का शासन माना गया है 1773 से 1857 तक या 1858 तक। और 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू होता है, फिर 1858 में जो है 1858 के अधिनियम के आने के बाद से समाप्त हो जाता है। और दूसरा अगर हम देखें तो क्राउन के अंतर्गत, क्राउन का मतलब होता है कि ब्रिटेन के जो सम्राट हैं या ब्रिटेन की जो साम्राज्ञी है उनके अधीन भारत का शासन किया जाएगा, तो उसको क्राउन शासन बोलते हैं। और क्राउन का अगर हम देखा जाए तो क्राउन शासन भारत का जो है भारत अधीन हो जाएगा। तो ये कब हो जाएगा? तो 1858 से 1947। तो ये 2 चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि जो भारत का संवैधानिक विकास जब हम देखते हैं तो पहला चीज़ है कंपनी का शासन, ठीक है। और कंपनी का शासन कहाँ से कहाँ तक? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट होगा और 1858 तक जाएगा। 1857 में क्रांति होती है और उस क्रांति के बाद फिर जो है ब्रिटिश सरकार फैसला लेती है कि अब भारत में शासन प्रशासन संबंधी जो अधिकार हैं वो कंपनी से यहाँ से ले लिए जाते हैं। उसके बाद फिर क्राउन शासन के अंतर्गत जो है भारत आ जाता है। और आप सभी लोग को जो है हमने क्लास में पढ़ाया भी है कि 1877 में जो है आधिकारिक रूप से जो है महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी घोषित किया जाता है या साम्राज्ञी घोषित किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और आते हैं कंपनी के शासन अधीन अधिनियम। और यहाँ पे हम जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से लेके आगे आने वाले जो महत्वपूर्ण कानून है जहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं उनको हम बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे। और यहाँ पे आपको 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले जो है कुछ घटनाएँ होती हैं, और जिसमें से पहली घटना है प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 को हुआ था। और इसमें जो है बंगाल के नवाब हार गए थे, सिराजुद्दौला। और इस प्रकार जो बंगाल पे पहली बार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार क्षेत्र में आया। दूसरी बार अगर हम बात करें तो बक्सर का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे शासन देखा जाए तो बक्सर का युद्ध सबसे महत्वपूर्ण है। और यह कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 को 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। और इस युद्ध के बाद जो है, चूँकि इस युद्ध में जो है एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी और दूसरी तरफ जो है नवाब थे बंगाल के, साथ में अवध के नवाब थे। तो 2 नवाब थे और साथ में जो है मुग़ल बादशाह भी थे उस समय। इस प्रकार जो है देखा जाए तो पूरे भारत के जो मुग़ल बादशाह थे और वो उतने मजबूत नहीं थे उस समय, लेकिन फिर भी उनकी सेना थी। और अवध के नवाब की सेना थी और बंगाल के नवाब की सेना की थी। तीनों लोग ने मिलकर जो है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध किया, लेकिन हार गए। इस वजह से जो बक्सर के युद्ध का बहुत ज़्यादा महत्व है। और फिर जो है 1765 में क्या हुआ? 1765 में लॉर्ड क्लाइव ने जो है यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से समझौता किया। किससे समझौता किया? तो मुग़ल बादशाह से। और उनसे जो है मुग़ल बादशाह से और ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है इस प्रकार बंगाल, बिहार और उड़ीसा की, ध्यान रखिएगा, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी है, दीवानी का मतलब होता है राजस्व वसूलने संबंधी अधिकार, वो हासिल कर लिए। किससे हासिल कर लिए? तो ये मुग़ल बादशाह से हासिल कर लिए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा प्रांत के लिए। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है। और अगर हम बात करें तो लॉर्ड क्लाइव ने जो है 1765 से लेकर 1772 तक जो है बंगाल को जो है द्वैध शासन के अंतर्गत रखा था, या द्विशासन भी कहते हैं। तो द्विशासन के अंतर्गत रखा था, जिसको डबल गवर्नमेंट बोलते हैं। और इस द्विशासन के अंतर्गत जो है एक तरफ था दीवानी, जिसको उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी ने हासिल कर लिया था, वसूलने का अधिकार, राजस्व वसूलने का अधिकार। और दूसरा बात की जाए निजामत, तो जो निजामत था वो क्या नाम है, कह सकते हैं कि ये बंगाल के नवाब के पास था। और इसको कराने के लिए जो है यहाँ पे अधिकारी नियुक्त किए गए थे। और अगर हम निजामत की बात करें तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं राजा सिताब राय और जो है मोहम्मद रजा खान। तो आप लोग जानते ही हैं कि जो राजा सिताब राय थे वो बिहार क्षेत्र देख रहे थे और जो रजा खान थे वो बंगाल क्षेत्र देख रहे थे। और ये जो है डिप्टी सूबेदार, ध्यान रखिएगा, उप दीवान नियुक्त किए गए थे ये कंपनी की तरफ से।
शासन प्रशासन को देखने के लिए। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि जो है द्विशासन क्या था, जो जिसको, और द्विशासन को कौन लेकर आया था, तो लॉर्ड क्लाइव, ये ध्यान रखिएगा। और जो आगे का द्विशासन आएगा 1919 के कानून का, वो एकदम अलग है, वो अलग है, यहाँ अलग है, तो ध्यान रखिएगा। और आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और ये प्रश्न पूछा भी जाता है राजा सीताब राय और रजा खान का, तो आप ध्यान रखिएगा। और फिर दूसरी चीज़ है यहाँ पे कि 1772 में जो है एक नए गवर्नर आते हैं बंगाल के। और बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर लॉर्ड क्लाइव थे। ध्यान रखिएगा, गवर्नर की बात की जा रही है यहाँ पे, तो लॉर्ड क्लाइव थे। और लॉर्ड क्लाइव के बाद 1772 में जो है वारेन हेस्टिंग्स आते हैं गवर्नर बन के। और जब वारेन हेस्टिंग्स आते हैं तो इन्होंने जो है द्विशासन को समाप्त कर दिया। कारण था कि अब कंपनी जो है इस स्थिति में आ गई है कि वह जो है अब बंगाल का जो शासन है पूरा वो खुद देखेगी। अब वो किसी भी जो है उप दीवान को, जैसे राजा सीताब राय को और उनको सब मोहम्मद रजा खान को नियुक्त किया गया था, तो उनको हटा दिया गया, पदच्युत कर दिया गया। और अब से जो है कंपनी जो शासन है वो खुद देखेगी। अब शासन देखने के लिए कानून होना चाहिए, तो कानून जो आया पहला वो शासन को संभालने के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में, तो उस कानून का पहला नाम क्या था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ठीक है। और ये किसके द्वारा पारित हुआ था, तो ब्रिटेन की संसद द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, कोई भी कानून होगा तो वो संसद द्वारा ही पारित होता है। ठीक है। और ये कारण क्या था, तो इसको जो है भ्रष्टाचार और कुप्रशासन बहुत ज़्यादा हो गया था। आप खुद सोचिए कि एक कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी है, जिसके हाथ में जो सोने की मुर्गी लग गई है, बंगाल प्रांत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा प्रांत, जो सोने की मुर्गी थी उस समय। और यहाँ पे इतने सारे जो है मतलब पैसों का ट्रांजैक्शन हो रहा है, व्यापार हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो भ्रष्टाचार और कुप्रशासन तो आ ही जाएगा। तो इसको दूर करने का उद्देश्य था। और इसके अंतर्गत जो क्या किया गया कि मद्रास प्रेसिडेंसी, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन 3 जगह थे। एक था मद्रास प्रेसिडेंसी में, वहाँ उन्होंने कुछ कब्जा कर रखा था, बम्बई प्रेसिडेंसी में कब्जा कर रखा था, और बंगाल का ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मद्रास प्रेसिडेंसी है, क्या किया गया था, मद्रास प्रेसिडेंसी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को, इसको जो है कलकत्ता प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और फिर यहाँ पे एक बंगाल का जो गवर्नर था, उसको जो है बंगाल का जो गवर्नर था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो ध्यान रखिएगा कि बंगाल के गवर्नर को जो है गवर्नर जनरल बना दिया गया, क्योंकि गवर्नर जनरल इसलिए बनाया गया कि गवर्नर जनरल के अंतर्गत जो है अब मद्रास प्रेसिडेंसी भी, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी भी आ गई थी। और आप बॉम्बे प्रेसिडेंसी के बारे में जानते हैं कि बॉम्बे कैसे अंग्रेज़ों को मिला था। ठीक है। और पुर्तगाली रानी से जो है शादी किए थे, और पुर्तगाली राजकुमारी से शादी करने के बाद जो है राजा जेम्स थे, तो उन्होंने फिर जो है बाद में दे दिया था, तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो पहला चीज़ कि पहले जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के कौन थे, तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, जिन्होंने द्विशासन को समाप्त किया था 1773 से, और 1772 से 1784 तक वो थे। 1772 से 1784 तक वो गवर्नर जनरल थे बंगाल के। पहले वो गवर्नर ही थे, फिर गवर्नर जनरल 1773 के कानून के अंतर्गत हुए। ये आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत, तो ये 1774 में हुई। और यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट के, यहाँ पे अगर देखा जाए मुख्य न्यायाधीश कौन थे पूछा जाता है, तो मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्पे, सर एलिजा इम्पे। तो एलिजा इम्पे, तो ये ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है एलिजा इम्पे। अब आगे आते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, और पिट्स इंडिया एक्ट जो है महत्वपूर्ण है। पिट्स उस समय जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, और उन्हीं के नाम से जो है एक्ट लाया गया 1784 का। और यहाँ पे जो है कंपनी के मामलों में सरकारी नियंत्रण में वृद्धि कर दी गई, बोर्ड का गठन किया गया, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम था इसका, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था, तो जो राजनीतिक मसले थे भारत में शासन प्रशासन संबंधी वो देखना था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पहले से था 1773 के ही कानून से, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था इसका काम क्या था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है अन्य व्यापार वगैरह देखता था। तो और साथ में जो कंपनी के व्यापार में हस्तक्षेप की नीति भी अपनाई गई। और फिर जो है कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग किया गया। तो व्यापारिक कार्य कौन देखेगा, बोर्ड ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, तो कोर्ट ऑफ COB लिख दे रहा हूँ, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। और राजनीतिक कार्यों को कौन करेगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है राजनीतिक कार्य करेगा। कंट्रोल से समझ सकते हैं, कंट्रोल कौन करता है, जो जिसके पास राजनीतिक सत्ता होती हुई तो कंट्रोल करता है। तो आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल को राजनीतिक कार्यों से जोड़ सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, और अगर बात किया जाए तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल के दूसरे गवर्नर जनरल पूछे आपसे, बंगाल के दूसरे गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस दूसरे गवर्नर जनरल थे। अब आते हैं चार्टर एक्ट 1813 की बात करते हैं। और यहाँ पे अगर चार्टर एक्ट 1813 की बात करें तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा
कि जो चार्टर एक्ट 1813 का था, तो 1750 में जो है औद्योगिक क्रांति होती है इंग्लैंड में, और फिर धीरे धीरे 1800 तक आते आते जो वहाँ का पूंजीपति वर्ग बहुत मजबूत हो जाता है। आप ही सोचिए कि अगर औद्योगिक क्रांति होगी तो पूंजीपति वर्ग पैदा होगा, फिर वो मजबूत होगा धीरे धीरे। अब इन्होंने जो डिमांड शुरू कर दी कि जो हमको भी जो है भारत में व्यापार करने दिया जाए, आप लोग कंपनी को एक तरफा व्यापार कैसे करने दे सकते हैं। तो जब प्रेशर पड़ा तो चार्टर एक्ट 1813 लाया गया और कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। सिर्फ 2 अधिकार बचे कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार से संबंधित, चाय और चीन के साथ व्यापार रहने दिया गया और बाकी अन्य व्यापार थे वो खत्म कर दिए गए। जो एकाधिकार था, एकाधिकार का मतलब होता है कि कंपनी ही व्यापार कर सकती थी और कोई व्यक्ति व्यापार नहीं कर सकता था और कोई प्राइवेट एंटिटी व्यापार नहीं कर सकती थी। ठीक है, तो चाय और चीन को छोड़ दिया जाए तो चाय और चीन का व्यापार बचा रहा कंपनी का, और बाकी सब में जो है अब कोई भी आके ब्रिटेन से कर सकता था। फिर अगला था कि यहाँ पे प्रथम बार शिक्षा पर खर्च करने का 1 लाख रुपए 1 वर्ष में करने का प्रावधान था, प्रथम बार शिक्षा पर खर्च करने का। इसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज़ को भी जो है भारत में आने की अनुमति दी गई ताकि वो अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर सकें, ईसाई धर्म का। फिर अगला है चार्टर एक्ट 1833, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चार्टर एक्ट 1833 देखते हैं तो कंपनी के जो सभी वाणिज्यिक अधिकार थे समाप्त कर दिए गए। जो चाय और चीन के साथ व्यापार बचा था वो भी खत्म कर दिया गया। तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर एक कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य करने का प्रावधान दिया गया, केवल राजनीतिक कार्य कर सकती थी अब। फिर बंगाल का गवर्नर जनरल, बहुत महत्वपूर्ण, बंगाल का गवर्नर जनरल अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर जो है ध्यान रखिएगा, भारत का जो बंगाल का गवर्नर जनरल थे उस समय कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। इसलिए विलियम बेंटिक को जो है विलियम बेंटिक थे, और विलियम बेंटिक जो है फिर भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने, क्योंकि उसी समय वो थे बंगाल के गवर्नर जनरल। तो अब बंगाल का गवर्नर जनरल को क्या कहा जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य सम्मिलित किए गए और मैकाले प्रथम विधि सदस्य थे, बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। कानून बनाने के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य लाए गए, और विधि सदस्य का मतलब लॉ मेंबर, कानूनी सदस्य। और वो पहले विधि सदस्य कौन थे, तो मैकाले थे, लॉर्ड मैकाले थे। और फिर बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी से कानून बनाने का अधिकार छीन लिया गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा केंद्रीयकरण हो गया है। ठीक है, तो केंद्रीयकरण हो गया है, और केंद्रीयकरण होने के कारण जो है यहाँ पे अब सारा जो पावर किसके पास आ गया, तो भारत के गवर्नर जनरल के पास। तो अब आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। फिर है चार्टर एक्ट 1853, और चार्टर एक्ट 1853 जो है फिर यहाँ पे जो है पहला पॉइंट क्या है कि नियंत्रण बोर्ड और उनके अन्य पदाधिकारियों का वेतन निश्चित होगा और कंपनी देगी। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डायरेक्टर्स की संख्या घटा दी गई। और यहाँ पे एक प्रावधान भी था, और जो है प्रावधान था कि जो है अब अगले आदेश तक जो है कंपनी जो है भारत में शासन देखेगी, यानी अगला आदेश जब आएगा तो कंपनी का शासन जो है समाप्त ही मान लिया जाएगा। तो ऐसा कोई बहुत क्लियर कट वहाँ पे डिमार्केशन नहीं दिया गया। लेकिन फिर 1857 की क्रांति हो गई, और जब क्रांति हो गई तो फिर कंपनी से जो है शासन का जो जिम्मेदारी था भारत का उससे लेने की घोषणा कर दी गई, जिसको हम आगे देखेंगे। आते हैं भारत सरकार अधिनियम, तो बहुत ही महत्वपूर्ण भारत सरकार अधिनियम 1858 में आया। और इसका जो घोषणा था तो उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और लॉर्ड कैनिंग जो 1856 से 1858 तक के गवर्नर जनरल थे। फिर 1858 से लेकर 1862 तक के क्या थे, भारत के पहले वायसराय थे। तो ध्यान रखिएगा, भारत के आखिरी गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, भारत के पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग। और इन्होंने जो है इलाहाबाद में जो घोषणा पत्र पढ़ के सुनाया था, जो महारानी का घोषणा पत्र था कि अब भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत जो है अब भारत पे जो है क्राउन का शासन होगा, या भारत जो है सम्राट या सम्राज्ञी के अधीन होगा। तो यहाँ पे देखते हैं पहला चीज़ क्या था कि भारतीय प्रशासन का नियंत्रण कंपनी से छीनकर ब्रिटिश राज मुकुट के अंदर कर दिया गया। तो वही ब्रिटिश क्राउन का मतलब है ब्रिटिश राज मुकुट। तो आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, कंपनी से छीन लिया गया है, कंपनी भंग कर दी गई। फिर है भारत राज्य सचिव, बहुत महत्वपूर्ण, भारत राज्य सचिव पूछता है प्रश्न कि भारत राज्य सचिव का पद कब सृजित किया गया था, तो 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, या 1858 के अधिनियम द्वारा। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल समस्त अधिकार जो है ये खत्म कर दिए गए और भारत राज्य सचिव को प्रदत्त कर दिए गए। तो ध्यान रखिएगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी खत्म कर दिया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म कर दी गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खत्म कर दिए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म कर दिया गया, और इस सारे जो अधिकार थे भारत राज्य सचिव को दे दिया गया। और इनके साथ में एक जो है काउंसिल भी बना दी गई। तो भारत परिषद बनाई गई, इंडिया काउंसिल बनाई गई, और इसमें 15 मेंबर्स थे, 15 सदस्य थे, और वो 15 सदस्य जो है सलाहकारी प्रवृत्ति के थे, और इन्हीं की सहायता से भारत राज्य सचिव जो है प्रशासन देखना था। और कुल मिला के इंग्लैंड में बैठे थे, समझ सकते हैं आप, ब्रिटेन में बैठा इनका पद था, और इनके कह सकते हैं कि ये गवर्नर जनरल के भी ऊपर थे।
और ब्रिटिश सरकार ने इनको जो बैठा रखा था और इनका काम था कि गवर्नर जनरल को जो है डायरेक्ट करते रहना, कैसे कैसे जो भारत पे शासन चल रहा है उसको देखते रहना, निगरानी रखना और फिर ब्रिटेन की सरकार को या ब्रिटिश सरकार को बताए रहना। और बाकी जो नाम का था राज मुकुट का, वो सम्मान सूचक के लिए है, बाकी वैसा कोई नहीं था कि जो ब्रिटिश राज मुकुट है वो डायरेक्टली कोई इंटरफेयर कर रहा था यहाँ पे, बस वो नाम का है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर अगला है भारत परिषद अधिनियम, तो 1861 है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं कि वायसराय को आपातकाल में अध्यादेश जारी करने की शक्ति पहली बार कब मिली थी, तो 1861 के भारत परिषद अधिनियम में, तो ध्यान रखिएगा। और उस समय गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। तो और ये अध्यादेश 6 महीने तक रह सकता है मैक्सिमम। और आज भारत के संविधान में देखें तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत जो है अध्यादेश की शक्ति दी गई है राष्ट्रपति को। फिर आगे बढ़ते हैं। वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। और वायसराय की विभागीय प्रणाली, जिसको हम पोर्टफोलियो सिस्टम बोलते हैं, तो ये भी पूछा जाता है। तो पोर्टफोलियो सिस्टम कहाँ से आया था? विभागीय प्रणाली जो आई थी कि अलग अलग विभाग बना दी जाए, सारा एक ही जगह ना सीमित रहे, जिससे काम बट जाए और अच्छे से हो जाए। अलग अलग मंत्रालय होगा, अलग अलग विभाग होगा, तो जो कार्य हैं वो आराम से हो जाएंगे। तो वायसराय की परिषद को कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई। लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की जो व्यवस्था लाई, तो पोर्टफोलियो सिस्टम जो है कौन लाया था? तो लॉर्ड कैनिंग। फिर जो है बम्बई और मद्रास प्रांतों को पुनः प्रदत्त अधिकार जो छीन लिए गए थे, किसके द्वारा? 1833 के कानून द्वारा, वह बम्बई तथा मद्रास प्रांतों को अधिकार फिर से दे दिए गए और वो कानून बनाने का, संशोधन करने का, ऐसा अधिकार वहाँ पे मिल गए। फिर 1892 का देखते हैं। तो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है 1892, तो ध्यान रखिएगा, विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। पहली बार विधान परिषद के सदस्यों को बजट पर अपने विचार प्रकट करने का अधिकार दिया गया। वोट वगैरह डालने का कोई राइट नहीं था, तो ध्यान रखिएगा कि वोटिंग का कोई राइट नहीं था, बस बात करने का था। सार्वजनिक हित के मामले में विधिमंडल के सदस्यों को 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। फिर सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया गया। बहुत ही सीमित अर्थों में निर्वाचन पद्धति, इलेक्शन का यहाँ पे स्टार्ट हुआ। इनडायरेक्ट इलेक्शंस कह सकते हैं, अप्रत्यक्ष इलेक्शन कह सकते हैं। फिर बहुत महत्वपूर्ण है भारत परिषद अधिनियम। तो भारत परिषद अधिनियम, इसका नाम था मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले उस समय जो है भारत राज्य सचिव थे, मिंटो कौन थे? तो उसमें वायसराय। तो ध्यान रखिएगा, पहला नाम हमेशा भारत राज्य सचिव का होगा और दूसरा नाम किसका होगा? गवर्नर जनरल जो उस समय रहा होगा, या वायसराय जो उस समय रहा होगा। तो पहला नाम भारत राज्य सचिव मार्ले थे और दूसरा वायसराय या गवर्नर जनरल, तो वो कौन थे? लॉर्ड मिंटो। इन्हीं के नाम से जाना गया, मार्ले मिंटो सुधार। और सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई मुस्लिमों के लिए। तो मुस्लिमों के लिए जो है, मुस्लिमों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, इसलिए जो है मिंटो को जो है, मिंटो को क्या बोला गया? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक बोला गया। तो ध्यान रखिएगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक किसको बोला जाता है? तो मार्ले मिंटो को। और फिर केंद्रीय विधानमंडल के सदस्यों को बजट पर मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। तो आप देख सकते हैं, बस बोलने का अधिकार देके सीमित कर दिया गया है। फिर आते हैं आगे। गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, तो ध्यान रखिएगा गांधी जी ने क्या बोला था भारत परिषद अधिनियम 1909 के बारे में। तो इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। कैसे सर्वनाश कर दिया? क्योंकि मुस्लिमों को जो है पृथक निर्वाचन के अंतर्गत ला दिया गया है और अब से जो है मुस्लिम और जो भारत में जो है भारत का अन्य वर्ग और जो मुस्लिम है वो बहुत उसमें दरार आ जाएंगी। और ऐसा हुआ भी, और आगे चल के कुछ और भी घटनाएं हुई, हम उसको बाद में देखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जो पृथक निर्वाचन की व्यवस्था को जो है गांधी जी ने क्या बोला था कि इस एक्ट ने हमारा सर्वनाश कर दिया। और बाकी रैमजे मैकडोनाल्ड का नहीं पूछेगा आपसे, बाकी ये सब। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919, इसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। बहुत महत्वपूर्ण है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू कौन थे? तो मैंने आपको बताया भारत राज्य सचिव थे उस समय। और चेम्सफोर्ड कौन थे? तो चेम्सफोर्ड जो है 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय थे। फिर अब प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ कर दिया गया। तो ध्यान रखिएगा, और द्वैध शासन को हमने क्लास में कई बार बताया है, हिस्ट्री की क्लास में, तब यहाँ पे रिपीट नहीं करेंगे। तो प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ किया गया, तो ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे सिंपल में बता दूँ कि यहाँ पे जो 2 प्रकार की व्यवस्था की गई कि एक गवर्नर जो था, तो गवर्नर की जो है कार्यकारिणी परिषद थी और गवर्नर की एक मंत्री परिषद थी। तो जो मंत्री परिषद, गवर्नर प्लस मंत्री परिषद थी, वो उत्तरदायी थी कुछ चीज़ों के लिए। उत्तरदायी का मतलब होता है कि अगर वहाँ पे बात नहीं जमी तो इनको जो है इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। और जो गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद थी, जिनको यहाँ पे कह सकते हैं आरक्षित विषय दिए गए थे, तो आरक्षित जो विषय थे, जो ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय थे, वो गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद को दिए गए थे। तो वो उस पर शासन कर रहे थे और उस पर उनका कोई भी कह सकते हैं अकाउंटेबिलिटी नहीं था, तो आराम से कर रहे थे। बस यहाँ पर वो चीज़ दी गई थी। तो इसी को जो है 2 शासन या द्वैध शासन बोला गया। और इसके द्वैध शासन के जनक कौन थे? इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को दिया किसने था? तो सर लियोनेल कर्टिस। तो ध्यान रखिएगा। और पहली बार जो है ध्यान रखिएगा कि उत्तरदायी शासन शब्दों का उपयोग किया गया था जो मॉन्टेग्यू की घोषणा हुई थी। तो ध्यान रखिएगा मॉन्टेग्यू डिक्लेरेशन या मॉन्टेग्यू की घोषणा, तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि किस डेट को हुई थी। 1917 में हुई थी, लेकिन आपको बताना है कि किस डेट में हुई थी।
ठीक है। फिर भाई पहली बार यहाँ पे उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया। और फिर जो है प्रांतीय विषय मैंने बताया आपको आरक्षित अलग कर दिए गए और हस्तांतरित अलग कर दिए गए। आरक्षित जो विषय था उसको जो है कार्यकारिणी परिषद गवर्नर और उसकी कार्यकारिणी परिषद देख रही थी, और हस्तांतरित को जो है गवर्नर और उसकी मंत्रिपरिषद देख रहे थे। फिर आगे आते हैं, और ये किसके आधार पर बना था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की जो रिपोर्ट आई थी उसी के आधार पर इस कानून को लाया गया था। फिर अगला है भारत सरकार अधिनियम 1935, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो संघ लोक सेवा आयोग का जो गठन किया गया था तो वो 1935 के अधिनियम के तहत किया गया था। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की बात की गई थी तो इसी के द्वारा, लेकिन कभी अस्तित्व में नहीं आया। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, जो प्रिंसली स्टेट्स भारत में, उन्होंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो अस्तित्व में नहीं आया। द्वैत शासन से प्रांतों से समाप्त कर दिया गया, केंद्र में लागू कर दिया गया। तो प्रश्न पूछता है प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू किया गया, तो 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, ठीक है। और फिर बोलता है कि केंद्र में द्वैत शासन कब लागू हुआ, तो 1935 पे आ जाइए, ठीक है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत द्वैत शासन लागू किया गया केंद्र पर। फिर स्वायत्तता दी गई, किसको स्वायत्तता दी गई, तो स्वायत्तता दी गई प्रांतों को। और फिर उत्तरदायी शासन यहाँ पर लाया गया, प्रांतों में उत्तरदायी शासन लाया गया, प्रांतों को दोहरे शासन के स्थान पर, ठीक है। तो जो दोहरा शासन था उसके स्थान पर उत्तरदायी शासन लाया गया। और फिर आगे बढ़ते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय विधानमंडल की व्यवस्था की गई और द्विसदनीय बनाया गया उसको। जैसे आज लोकसभा राज्यसभा होता है तो उस समय वहाँ पे दो विधानमंडल, केंद्रीय विधानमंडल 2 सदनीय कर दिया गया, यानी 2 सदन हो गए, और शक्तियों का विभाजन केंद्रों एवं प्रांतों में हो गया, ठीक है। और जो जैसे लिस्ट होती है तो वहाँ पर लिस्ट आई थी, जो सूची जिसको बोलते हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची, ये सब वहाँ पर आई। तो केंद्र सूची, राज्य सूची भी यहाँ से लिया गया। फिर उसके बाद फेडरल न्यायालय, ध्यान रखिएगा, फेडरल न्यायालय 1937 में स्थापित हुआ था इस अधिनियम के अंतर्गत। उसके अलावा आरबीआई की स्थापना 1935 में, कब, 1935 में, किस अधिनियम के तहत, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। फेडरल न्यायालय की स्थापना कब, तो 1937 में जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। अब बहुत महत्वपूर्ण है, प्रश्न बार बार पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 पे क्या कमेंट किया था, तो इन्होंने बोला था कि एक कार हमको दी गई, इसमें ब्रेक तो है पर इंजन नहीं है, ठीक है। गुलामी का अधिकार बोला था, दासता का आज्ञा पत्र बोला था, ये सब स्टेटमेंट जो इन्होंने बोला था। और ध्यान रखिएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किए गए भारत के संविधान में वर्ष 1950 में। यहाँ से जो कुछ पॉइंट्स, मतलब सभी नहीं, कुछ पॉइंट्स यहाँ पे जो लिए गए, जिसको हम आगे चल के देखेंगे। और ध्यान रखिएगा कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने ही कथन दिया था। और गांधी जी, चूँकि गांधी जी सक्रिय राजनीति से 1934 में दूर हो जाते हैं, संन्यास ले लिया था उन्होंने 1934 में, और कांग्रेस से भी थोड़ा सा दूर हो गए थे, इस वजह से वो जो आधिकारिक रूप से उन्होंने कोई बयान नहीं दिया, तो ये ध्यान रखिएगा। और फिर 1940 तक आते आते फिर गांधी जी ने जो भारत का राष्ट्रीय आंदोलन, उसका नेतृत्व फिर से अपने हाथों में लिया, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, फिर भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, तो ये जो है भारत जो आज़ाद होता है तो उससे के लिए जो कानून बनाया गया था उसको बोलते हैं भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो ध्यान रखिएगा, इसमें क्या किया गया, तो अविभाजित ब्रिटिश भारत का विभाजन कर भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की गई, तो 2 डोमिनियन की स्थापना की गई। और 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की भी समाप्ति हो गई। फिर दोनों अधिराज्यों को संविधान निर्मात्री सभा को संविधान बनाने का अधिकार दिया गया, और संविधान निर्मात्री सभा थी, तो हम भारत के बारे में ही बात करेंगे। फिर दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता भी दी गई, और भारत का राज्य सचिव पद भी समाप्त कर दिया गया, क्योंकि अब उसका कोई औचित्य नहीं रह गया। अब यहाँ आते हैं, देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग हो जाएंगे, ठीक है। और प्रधान सेनापति की शक्तियाँ सर्वप्रथम प्राप्त किया तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, और लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है, ध्यान रखिएगा, परमानेंट सेटलमेंट, अस्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था लागू की थी बंगाल में। तो अस्थायी बंदोबस्त 1793 में किसने लागू की थी, इस्तेमारी भी बोला जाता, कई सारे नाम है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। और उसके अलावा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। कब थे, तो 1828 से ये 35 तक थे, और 1833 से जो है कह सकते हैं 35 के बीच में ये भारत के गवर्नर जनरल थे। फिर जो है ध्यान रखिएगा, बर्मा को भारत से कब अलग किया गया था, 1937 में, और किस जो है कानून के द्वारा, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। फिर सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन का प्रयोग कब किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1935 में, तो ध्यान रखिएगा। फिर संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी, तो संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग किसने की थी भारत में, तो स्वराज पार्टी ने मई 1934 में की थी।
फिर बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दें, सर्वप्रथम भारत में संविधान सभा के गठन का विचार देने वाले व्यक्ति कौन थे? तो एम एन रॉय। तो एम एन रॉय ने 1934 में जो है संविधान सभा के गठन का विचार प्रस्तुत किया था। और प्रश्न पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की कब मांग की थी? तो 1934 में मांग की थी। तो ध्यान रखिएगा, 1934 में जो सबसे पहले भारत में संविधान सभा का गठन का विचार देने वाले एम एन रॉय थे। और इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग कब की? तो 1934 में ही। और फिर भारतीय संविधान सभा चुनी गई थी तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा। इसका मतलब समझिए क्या होता है? तो अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब होता है कि जो भारतीय संविधान सभा थी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या भारतीय संविधान सभा थी वो प्रांतों में, ठीक है, प्रांतों में जो विधानसभा सदस्य थे, तो जो प्रांतों में विधानसभा सदस्य थे उनके द्वारा ये चुने गए थे। प्रांतों में विधानसभा सदस्यों के द्वारा ये चुने गए थे। तो आप समझ गए होंगे, इसलिए इनको अप्रत्यक्ष निर्वाचन बोला जाता है, ठीक है। जैसे आज के डेट में राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो इलेक्शन होता है वह अप्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। और लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा डायरेक्ट इलेक्शंस कराए जाते हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। तो देखते हैं इसको, और ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? तो कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा। तो कैबिनेट मिशन, ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन कब आया था? तो 1946 में आया था, और जिसके बारे में हमने डिटेल में बात भी की है। और इसके अलावा जो अंतिम बैठक जो है, ध्यान रखिएगा, कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुआ। जो भी कार्य हुए फिर 26 जनवरी 1950 को जो है पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। और संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया? तो ध्यान रखिएगा, संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। इसलिए हम 26 नवंबर को क्या मनाते हैं? संविधान दिवस भी मनाते हैं। 26 नवंबर को हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। और अगर हम बात करें तो कुल अधिवेशन 11 हुए थे। तो ध्यान रखिएगा, कुल अधिवेशन 11 हुए थे, और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद जो 11 दिसंबर को बने थे अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। और प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर को। ध्यान रखिएगा, पहला, दूसरा और तीसरा पूछता है। तो पहला हुआ था 9 दिसंबर को, दूसरा हुआ था 11 दिसंबर को, तीसरा हुआ था 13 दिसंबर को। ध्यान रहना चाहिए आपको, 9 दिसंबर पहला 1946, 11 दिसंबर 1946 दूसरा अधिवेशन, दूसरा बैठक हुआ था संविधान सभा का, और 13 दिसंबर 1946 को तीसरा बैठक हुआ था। पहले बैठक में जो है, जो कह सकते हैं कि जो टेम्परेरी जो थे अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। तो सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए थे अस्थायी सदस्य, और अस्थायी अध्यक्ष फिर जो है राजेंद्र प्रसाद जी जो है 11 दिसंबर 1946 को चुन लिए गए दूसरे बैठक में। और तीसरे बैठक की बात करें तो तीसरे बैठक में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, और उद्देशिका प्रस्ताव जिसको बोलते हैं। और जो आगे चल के जो भारत के संविधान में आप जो है प्रस्तावना देखते हैं या उद्देशिका देखते हैं, प्रियम्बल जिसको बोलते हैं। तो जो प्रियम्बल आधारित है वो उद्देशिका पे ही आधारित है, जिसको 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ध्यान रखना आपको। और कुल यहाँ पे जो महिलाओं की बात करी जाए तो यह जो है 15 थी महिलाएं जो मतलब संविधान सभा में थी। और भारतीय संविधान का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा गठित संविधान सभा ने किया। तो भारतीय संविधान का निर्माण आप जानते हैं किसने किया था? तो संविधान सभा ने किया था। और किसके अंतर्गत? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, फिर अब यहाँ पे आते हैं, महत्वपूर्ण समितियाँ थीं। तो ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष समितियाँ, इनके बारे में। और अगर सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पे था, अगर देखा जाए संविधान बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रारूप समिति थी। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, और बी आर अम्बेडकर जो है इसके अध्यक्ष थे। और ध्यान रखिएगा कि जो बी आर अम्बेडकर थे, प्रारूप समिति जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी। और उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे? तो जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे संघ शक्ति समिति के, और साथ में संघीय संविधान समिति के भी अध्यक्ष थे। तो ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष किसके थे? किस समिति के? तो संघ शक्ति समिति के और संघीय संविधान समिति की। फिर यहाँ पे एक प्रक्रिया नियम समिति है, ठीक है। तो प्रक्रिया नियम समिति, ध्यान रखिएगा, ये जो है अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। और इसी के अंतर्गत ये जो प्रक्रिया नियम समिति थी, इसी ने जो है क्या नाम है, एक प्रश्न आपसे पूछा गया था बीपीएससी टीआरई में लास्ट टाइम, तो जिसको हमने कराया भी है। वो प्राइमरी में प्रश्न पूछा गया था पॉलिटी में। और प्रश्न कुछ ऐसा था कि जो भारत को राज्यसभा, मतलब भारत की जो राजभाषा है हिंदी को, और उसको राजभाषा है, तो उसको एक्सेप्ट जो किया गया था, तो वो किस मतलब समिति का वहाँ पे पूछा था कि कौन सी समिति उसके लिए जिम्मेदार थी, यानी किस समिति ने उसको पास किया था। तो प्रक्रिया नियम समिति थी राजेंद्र प्रसाद के अंतर्गत। और वहाँ पे हमने जो है एक फार्मूले की भी बात की थी, जिससे 2 लोग जो है उससे जुड़े हुए थे। फिर है सरदार पटेल। आप प्रश्नों को जब देखेंगे तो आप वहाँ पे हो जाएगा
सरदार पटेल के अंतर्गत क्या था, तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष थे, और अगर बात करें तो अल्पसंख्यक और जनजाति समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति की बात कर लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। तो गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। कुल सदस्य 7 थे, अध्यक्ष मिला के 7 लोग थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अध्यक्ष थे। सदस्य पूछता है तो ध्यान रखिएगा, गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णनामी अय्यर, KM मुंशी और मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्र एवं DP खेतान। ठीक है। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ध्यान रखिएगा, जो हमने राजभाषा के लिए जो आपको बताया था, तो उसमें एक फार्मूला लगाया गया था, KM मुंशी और अयंगर फार्मूला। तो मुंशी और अयंगर फार्मूला के तहत जो है भारत की जो राजभाषा थी वो हिंदी मानी गई थी। और फिर यहाँ पे जो है इन लोगों का, 2 लोगों का स्थान जो है ले लिया गया था। BL मित्र का जो है स्थान लिया था N माधवराव ने, और DP खेतान का TT कृष्णाचारी ने। तो नाम याद रखिएगा, गोपाल स्वामी अयंगर, अम्बेडकर साहब तो थे ही, अल्लादी कृष्णनामी अय्यर, अयंगर मुंशी, ठीक है, मोहम्मद सादुल्ला, और फिर जो है BL मित्र की जगह माधवराव और कृष्णाचारी। फिर अगर बात करें तो जो संविधान सभा का परिणाम हुआ था, जो चुनाव किया गया था किसके द्वारा, तो जो प्रांतीय विधानसभा के द्वारा चुनाव किया गया था, तो कांग्रेस को 208 मिली थी और अन्य को 15 सीटें मिली थी। और पहला यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, तो संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, सच्चिदानंद सिन्हा ने। कब की थी, तो 9 दिसंबर को। ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था, तो ये 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में किया था। फिर अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, जो बता रहे बस उतना ही ध्यान रखिएगा। तो अंतरिम सरकार का गठन कब किया गया, तो 2 सितंबर 1946 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे भारत के विभाजन पूर्व, ठीक है, तो पहले 389 थे, फिर मुस्लिम लीग अलग हुई तो फिर 299 ही बचे। आगे बढ़ते हैं। परीक्षा उपयोगी ध्यान रखिएगा कि संविधान सभा के सदस्य जो निर्वाचित किए गए थे, तो उसमें जनसंख्या का क्या रोल था, तो प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि था, तो ध्यान रखिएगा। और कैबिनेट मिशन पूछता है कि कई बार कि इसके अध्यक्ष कौन, मतलब इसके सदस्य कौन थे, तो इसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन देख लेते हैं। तो पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। तो ध्यान रखिएगा, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे, पैथिक लॉरेंस थे और स्टेफर्ड क्रिप्स थे और AB अलेक्जेंडर थे। तो ध्यान रखिएगा, पैथिक लॉरेंस इसमें जो है कैबिनेट मिशन के कह सकते हैं अध्यक्ष थे, और स्टेफर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत, ये स्टेटमेंट पूछा गया कई बार। तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये किसने कहा, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने। और फिर प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था, तो 29 अगस्त 1947 को। प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि तदर्थ झंडा समिति, फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। अब आते हैं यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत के प्रथम अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो अगर बात करें तो प्रथम रॉबर्ट क्लाइव कौन थे, तो बंगाल के गवर्नर थे, बंगाल के पहले गवर्नर थे। ठीक है। वारेन हेस्टिंग जो है बंगाल के गवर्नर रहे 1772 से 1784, और 1774 से 1785 का जो काल था, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पास होने के बाद फिर ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। तो प्रश्न पूछता है तो भारत पूछेगा बंगाल के पहले गवर्नर तो रॉबर्ट क्लाइव, और जो है बंगाल के पहले गवर्नर जनरल तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। फिर प्रश्न पूछता है कि बंगाल का ये छोड़ दीजिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। फिर भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। फिर आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे, तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। राजगोपालाचारी बहुत महत्वपूर्ण है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे, यानी भारतीय की जब बात की जाएगी तो C राजगोपालाचारी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। अब आते हैं, परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछा गया है, देख लेते हैं। संविधान सभा के महत्वपूर्ण तथ्य, पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी अध्यक्ष कौन बनाए गए थे, अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। फिर अस्थायी अध्यक्ष जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए, कब बनाए गए, तो 11 दिसंबर को। तो ध्यान रखिएगा। फिर संवैधानिक सलाहकार कौन नियुक्त किए गए थे, तो सर BN राव। तो ध्यान रखिएगा, BN राव ध्यान रखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे ये, संवैधानिक सलाहकार। और संविधान निर्माण में लगा समय कितना था, तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। तो ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो है संविधान कब अपनाया गया, तो 26 नवंबर 1949 को। और संविधान कब लागू किया गया, तो 26 नवंबर 1950 को। अब आते हैं अंतरिम सरकार को देख लेते हैं, बहुत बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया, आप भी जानते हैं इस चीज़ को। तो अंतरिम सरकार जो है 26 अक्टूबर 1946 के अकॉर्डिंग अगर देखें तो जवाहरलाल नेहरू जी को विदेश राष्ट्रमंडल संबंधी मामले थे, वल्लभ भाई पटेल को सूचना प्रसारण तथा गृह मंत्रालय। तो ध्यान रखिएगा, गृह मंत्रालय की जब बात आएगी तो वल्लभ भाई पटेल। और C राजगोपालाचारी बहुत महत्वपूर्ण, शिक्षा एजुकेशन। ठीक है। तो शिक्षा मंत्रालय किसके अधीन था, तो राजगोपालाचारी के। लियाकत अली ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय। ठीक है। और ये बहुत ज़्यादा बाधाएं पैदा कर रहे थे। फिर इसके अलावा बात करें
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कई बार प्रश्न पूछा गया बीपीएससी में, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, तो ध्यान रखिएगा खाद्य एवं कृषि किसका था, किसके अंतर्गत था, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के। और जोगेंद्र नाथ मंडल, तो विधि, तो पहले कानूनी जो है मंत्री कौन थे, विधि मंत्री कौन थे, तो जोगेंद्र नाथ मंडल इसके अंतर्गत, अंतरिम सरकार के अंतर्गत। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बलदेव सिंह को जो है किसके अंतर्गत, तो बलदेव सिंह के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय था, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं और अब जो है अब अगली क्लास जो है अब अगली क्लास में बनाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा हो रहा है और आप लोग इतना रिवाइज़ कीजिएगा और अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा और सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो फिर से मैं बता दूं, पीआरटी पॉलिटी और साथ में अगर हम बात करें तो 6 से 8 पॉलिटी और 9 से 10 पॉलिटी के लिए भी महत्वपूर्ण है। आप लोग अच्छे से क्लासेस देखिएगा, बाकी आपको पीडीएफ जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा जैसे इस क्लासेस समाप्त होती हैं। तो आप पीडीएफ के लिए कोई टेंशन मत लीजिएगा, आपके पास पीडीएफ रहेगा, आप चाहे तो इसका प्रिंट आउट निकलवा लें और चाहे तो जैसे भी पढ़ पाएँ, ठीक है। बस अच्छे से पढ़ लें। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो श्रम मंत्री भी पूछा गया, तो श्रम मंत्रालय किसके अधीन था, तो बाबू जगजीवन राम के, बाबू जगजीवन राम के। बाकी इसके अलावा हमने कई सारे प्रश्न जो बीपीएससी में पूछे गए, तो वहाँ पे भी हमने इस चीज़ को बताया है डिटेल में। तो आशा करते हैं आपको कक्षा अच्छी लगी होगी, और अगर आपको कक्षा अच्छी लगी हो तो आप जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें, और साथ में जो है आप लोग जो है कमेंट जरूर करें, जिससे कि हमको भी बहुत ही प्रेरणा मिलती है, क्योंकि जब से आप लोग का हमें सहयोग प्राप्त हुआ, हम लगातार आपके लिए काम करते जा रहे हैं ताकि परीक्षा में सभी अभ्यर्थी जो है अच्छे से अच्छे नंबर लेके आएँ और हमारे चैनल से जो है वो जुड़े रहें। और साथ में जो आगे आने वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी वो जो यहाँ से सिलेक्ट होके जाएंगे वो मार्गदर्शक का काम करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।